दोस्तों, एक 52 साल की महिला है जिसके 9 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा 30 साल का है और शादी के 31 साल बाद उसे दोबारा प्यार होता है। ये शादी इस महिला की पहली शादी नहीं थी, बल्कि इस महिला की तीसरी शादी थी। तीसरी शादी के 31 साल बाद फिर से इस महिला को चौथी बार प्यार होता है और अपने 9 बच्चों को छोड़कर महिला चौथे प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। महिला का पति पुलिस कंप्लेन करता है और जो महिला होती है वो वापस आती है। उसके बाद पुलिस महिला को काफ़ी समझाती है। समझाने के बाद महिला अपने पति से वादा करती है कि ऐसी हरकत वो दोबारा नहीं करेगी। पुलिस इन दोनों को समझाकर घर भेज देती है, लेकिन जो महिला होती है वो अगले दिन फिर फरार हो जाती है। उसके बाद पति फिर से पुलिस के पास जाता है। पुलिस उस 52 साल की महिला को दोबारा ढूंढ कर लाती है और उसे कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में जज साहब उस महिला से पूछते हैं कि बताओ आपको किसके साथ रहना है। तो महिला जो बताती है वो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। महिला कहती है कि जज साहब, मुझे अपने बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। मेरी जो 10 साल की सबसे छोटी बेटी है उसे लेकर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ। इतना सुनते ही जज साहब के होश उड़ जाते हैं और उस 52 साल की महिला को बॉयफ्रेंड के साथ रहने की इजाज़त भी दे देते हैं। इजाज़त देने के बाद भी महिला का जो पति है वो अब कोर्ट के चक्कर क्यों लगा रहा है? क्या वो अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए चक्कर लगा रहा है या फिर और कोई वजह है? जानेंगे आज की इस मज़ेदार कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश लोधी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है यूपी के जिला बदायूं में। एक गांव है खेड़ा जलालपुर। इस गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम ओमपाल है और ओमपाल का खेती बाड़ी का अच्छा खासा बिजनेस है। मतलब खेती बाड़ी करके अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। आखिरकार ओमपाल की शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो ओमपाल को लगता है कि खेती बाड़ी के पैसों से काम नहीं चलेगा। हमें अगर अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है तो हमें शहर जाना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। आखिरकार ओमपाल शहर चले जाते हैं दिल्ली पैसा कमाने के लिए। जिस महिला से ओमपाल की शादी हुई थी उस महिला का नाम नीलम था। इन दोनों का घर परिवार काफी अच्छे से चल रहा था और 30 साल तक कोई गड़बड़ी नहीं होती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ओमपाल जो थे वो बीच बीच में बदायूं आया करते थे दिल्ली से छुट्टी लेकर। समय समय पर घर में पैसा पहुंचाना, घर के जरूरत के सामान, सब कुछ कुल मिलाकर जीवन अच्छा चल रहा था। इसी बीच 30 सालों में ओमपाल के 9 बच्चे हो जाते हैं और सभी को पढ़ा लिखा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। ओमपाल का जो सबसे बड़ा बेटा था वो 30 साल का है, कोई बच्चा 28 का है, कोई 24 का है और कोई 22 का है। और जो सबसे छोटी बेटी है वो 10 साल की है। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। टाइम पर घर आना जाना, समय पर पैसे भेजना, फोन पर बातचीत करना, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। ओमपाल की जो उम्र थी वो करीब 55 साल हो चुकी थी और नीलम की उम्र लगभग 52 साल हो चुकी थी। दोस्तों, नीलम जो होती है उसकी लाइफ में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम पप्पू यादव होता है। पप्पू यादव केवल 35 साल का था और वो भी पड़ोस का ही रहने वाला था। नीलम की पप्पू से धीरे धीरे दोस्ती होती है और दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल जाती है। इस मामले में नीलम के बच्चों को कुछ भी पता नहीं चलता है कि जो पप्पू है वो हमारी मम्मी का बॉयफ्रेंड है। अब तारीख आती है 2 जून 2025। नीलम अपने बच्चों से कहती है कि मैं आज नदी में गिरने जा रही हूँ अपनी जान देने। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। ये बात जब नीलम की सबसे छोटी बेटी सुनती है जो 10 साल की है, वो अपने पापा को फोन करती है और वो बताती है कि मम्मी नहर में गिरने गई है, आप जल्दी आ जाओ। इतना सुनकर ओमपाल अपना काम धंधा छोड़कर पहली ट्रेन से अपने घर आ जाते हैं और घर आकर वो नदी की तरफ अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। काफी ढूंढते हैं पर नीलम का कुछ भी पता नहीं चलता है। तब वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। जब ओमपाल पुलिस स्टेशन में 3-4 चक्कर लगाता है तो पुलिस समझ जाती है
कि मामला गंभीर है, तब जाकर पुलिस इस मामले की छानबीन करना शुरू कर देती है और नीलम का नंबर ट्रेस किया जाता है। तो उस नंबर की लोकेशन कुछ ही दूर तक दिख रही थी। तभी पुलिस समझ जाती है कि इस महिला ने अपनी आत्महत्या तो नहीं की है, कुछ और ही मैटर है। उसके बाद पुलिस नीलम के नंबर की कॉल डिटेल निकालती है, तो पता चलता है कि नीलम की पप्पू यादव से बात हुई है। दोस्तों, ये जो पप्पू यादव है वो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला का रहने वाला है। उसके बाद पुलिस पप्पू के नंबर को ट्रेस करती है, तो पता चलने के बाद पुलिस नीलम से कहती है कि तुम जल्द ही थाने में आ जाओ, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद नीलम पुलिस स्टेशन आती है। तभी पुलिस नीलम को ओमपाल के हवाले कर देती है और नीलम भी अपने पति से वादा करती है कि वो अब ऐसा नहीं करेगी, वो अब किसी के साथ नहीं भागेगी। पति भी अपनी पत्नी को समझा बुझाकर अपने साथ ले आता है और उसी रात वो दिल्ली वापस चला जाता है और अगले ही दिन नीलम फिर से भाग जाती है। ये बात जब ओमपाल को पता चलती है तो वो परेशान हो जाता है और 2-4 दिन बाद वो घर वापस आता है और पुलिस के पास फिर पहुंच जाता है। तो वहाँ की जो लोकल की पुलिस होती है वो ओमपाल से कहती है कि तुम्हारा अच्छा नाटक चल रहा है कि पत्नी भाग जाती है, पुलिस उसे ढूंढ कर लाएगी और तुम उसे घर लेकर चले जाओगे और वो फिर से भाग जाएगी। इतना कहकर पुलिस उसे वहां से टाल देती है, पर वहां पर ओमपाल की कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद ओमपाल बदायूं के एसीपी के पास जाता है, तो वहां पर उसकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर जो होती है वो 2 लोगों के नाम होती है, पप्पू जो नीलम का बॉयफ्रेंड था और देवेंद्र जो पप्पू यादव का भाई था। उसके बाद पुलिस की तरफ से इन लोगों के घर पहुंच जाता है, तो नीलम 10 सितंबर को पुलिस स्टेशन जाती है और अपने बयान दर्ज कराती है और कहती है कि मुझे ओमपाल के साथ नहीं रहना है, मुझे पप्पू यादव के साथ रहना है। इसके बाद पुलिस इन लोगों को कोर्ट में पेश करती है, तो कोर्ट में भी नीलम यही कहती है कि मुझे ओमपाल के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है, मुझे सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड पप्पू यादव के साथ रहना है। इतना सुनकर कोर्ट भी नीलम को पप्पू के साथ रहने की इजाज़त दे देता है। जज साहब भी कह देते हैं कि जो आगे की कार्रवाई है तलाक बलाक, उसे पूरा करने के बाद आप पप्पू के साथ रह सकती हैं। इतना सुनकर पति जो होते हैं ओमपाल, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि नीलम अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है तो रहे, इस चीज़ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने नीलम के नाम में जो 2 बीघा से ज़्यादा ज़मीन की है वो मुझे लौटा दे, और उसके बाद नीलम जिस किसी के भी साथ रहना चाहती है रह सकती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, इस बात को अगर लीगली तौर पर देखा जाए तो जब तक पति पत्नी एक शादी के बंधनों में हैं और फिर बाद में अगर डिवोर्स हो जाता है तो पति की प्रॉपर्टी में पत्नी का आधा हिस्सा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर तलाक का रीजन ये बना हुआ है कि शादी किसी और से, रिलेशन किसी और से, तो इस केस में कोर्ट का क्या फैसला होगा कि कोर्ट केस को कैसे देखता है, कोर्ट उसमें क्या क्या लगा रहा है, इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। इस केस का भी फैसला कोर्ट के हाथ में है। ओमपाल भी लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी जमीन और मेरी बेटी मुझे वापस दे दो, आपको जिस किसी के भी साथ रहना है उसके साथ रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीलम का भी कोर्ट में ये कहना है कि मैंने बहुत साल प्रताड़ना झेली है, पर मैंने किसी को बताया नहीं था। ये तो कमाने के लिए बाहर चले जाते थे, पर 9 बच्चों को पालना इतना आसान नहीं था। ओमपाल मुझ पर और मेरे बच्चों पर कभी ध्यान नहीं देते थे। ये सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे, पर कभी भी बच्चों की तरफ इन्होंने अच्छे से नहीं देखा, ना ही उनको जाना समझा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही सच्ची घटना आपको सबसे पहले सुनने के लिए मिल सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।